तो हम लोग देख रहे हैं ट्राइंगल का थ्योरम नंबर 6.3, जिसके अंदर क्या लिखा गया है, ध्यान से देखेंगे। लिखा गया है कि यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण क्या हो, बराबर हो, तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में समानुपाती होते हैं। यानी एक ही अनुपात में मतलब समान अनुपात में होते हैं, और इसलिए ये त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। यानी 6.3 थ्योरम ये कहता है कि मान लीजिए दो त्रिभुज हैं। ये एक त्रिभुज यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, ये एक त्रिभुज है PQR, और एक दूसरा त्रिभुज मैं बना रहा हूँ, वो है ABC, और तीनों कोण बराबर है। मतलब इसके संगत कोण इसके संगत कोणों के क्या है, बराबर है। दैट मीन्स इसके कोण और इसके कोण बराबर है। मतलब ये देखिए, ये P वाला इस A वाले के बराबर है। दैट मीन्स एंगल P इज इक्वल टू एंगल A है, और एंगल Q जो है एंगल B के बराबर है। संगत कोण का मतलब जो सेम पोजीशन के कोण, संगत कोण का मतलब सेम पोजीशन के कोण। सेम पोजीशन अगर देखा जाए Q यहाँ पे है तो इसके जब यहाँ पे क्या है, B है, वही चीज। तो Q बराबर है B के, और R बराबर है यदि C के, ठीक है। यानी R इज इक्वल टू C। अगर ऐसा हो तो, यदि ऐसा हो तो, यानी ये दिया हुआ है, ऐसा हो तो कह रहा है यदि ऐसा हो रहा है तो इनके भुजाओं का अनुपात क्या होगा, वो भी बराबर होगा। यानी कि सेम पोजीशन वाली जो साइड्स हैं उनका भी अगर मैं रेशियो निकालूंगा तो भी क्या होगा, बराबर होगा। यानी ये तो दिया है, यानी अगर ऐसा हो जा रहा है तो ऑटोमेटिक क्या बराबर हो जाएगा, संगत भुजाओं का अनुपात। दैट मीन्स PQ अपॉन AB, PQ अपॉन AB इज इक्वल टू QR अपॉन BC इज इक्वल टू PR अपॉन AC। यानी क्या दे रहा है ये स्टेटमेंट, कि अगर कभी भी दो त्रिभुज है, दो त्रिभुज के संगत कोण यानी तीनों के तीनों कोण आपस में क्या है, बराबर है, तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात अपने आप क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। कौन बोल रहा है ये स्टेटमेंट है प्रमेय 6.3 यानी थ्योरम 6.3 का स्टेटमेंट है। यानी अगर आपको ये दिया है तो आप ये लिख सकते हैं, ठीक है। यस सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब हमको क्या करना है, ये तो दिया है और ये क्या कर लेना है, प्रूफ कर लेना है, यही काम करना है। इसको प्रूफ करने का मतलब ये चीज तो हमको दिए है, और कह रहा है ये अगर होगा तो ये होगा। तो देखते हैं कैसे ये सही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। दैट मीन्स यही हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। आया समझ में? सिद्ध किसे करना है, इसे करना है, सिद्ध करना है। ओके, यस सर। चलिए अब देखते हैं सिद्ध कैसे करेंगे हम लोग। तो ध्यान से देखिएगा, एक गिलास पानी पीजिएगा और चुपचाप शांति मन से देखते जाइए, समझते जाइए, अपने आप होगा। जैसे करना क्या है, इसमें एक रचना करना पड़ेगा। इसमें कुछ क्या करना पड़ेगा, नया ऐड करना पड़ेगा। नया ऐड मतलब सर देखिए, जितना PQ का साइड है, मतलब ध्यान से देखिएगा, P से लेके Q तक की जितनी लंबाई है उतना ही हम A से लेके इस भुजा पर नापेंगे। मान लीजिए हम A से नापे और यहाँ तक ही पड़ा, यानी PQ की जितनी लंबाई थी उतना यहाँ तक पड़ा, तो मान लेता हूँ ये लाइन क्या है, D है। यानी इस पॉइंट को मैं मान लेता हूँ D है, यानी AD जो है किसके बराबर है, PQ के। फिर मैंने P से लेके R तक नापा, और P से लेके R तक नापने के बाद फिर मैं A से चलते गया और देखा जहाँ तक R तक की लंबाई पड़ रही है, सपोज कर रहा हूँ ये E है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। अब इसको मैं क्या कर दूँ, मिला दूँ। क्या कर दूँ, मिला दूँ। तो क्या हुआ, ध्यान से सुनेंगे मेरी बात को। हुआ ये कि मैंने ये किया था, रचना में क्या किया था कि PQ की लंबाई को कहाँ पे प्रदर्शित किया, AD पर, AD द्वारा AB भुजा पर, और उसी प्रकार क्या किया, PR की लंबाई को AC भुजा पर दर्शाया, ठीक है। तो इससे क्या होगा भाई, इससे ये होगा कि जो PQ है वो बराबर हो जाएगा AD के। होगा कि नहीं होगा, PQ की लंबाई है तो AD की, और PR की लंबाई है किसकी, AE की, यानी PR इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AE। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। जब मैं ऐसा करूंगा रचना तो PQ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AD, और PR इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू, AE। हो जाएगा। अब चलिए उपपत्ति यानी सॉल्व करते हैं, प्रूफ करते हैं। उपपत्ति का मतलब टू प्रूव, यानी प्रूफ करते हैं। कैसे करेंगे हम लोग, ठीक है। तो रचना आपने क्या किया, बस ये किया, स्टेटमेंट आपका ये था, दिया ये है आपका, कोई दिक्कत नो सर। अब मैं ध्यान से देखूं इन दोनों ट्राइंगल को,
ट्राइंगल PQR तथा ट्राइंगल ADE में अगर मैं ध्यान से देखूं इसको और इसको, तो आप ध्यान से ऑब्जर्व करिएगा कि इस ट्राइंगल के अंदर मैं देखूं तो जो PQ है वो बराबर है AD के। इस ट्राइंगल के अंदर PQ बराबर है AD के, PQ बराबर है AD के, और PR बराबर है किसके? AE के। PR बराबर है AE के। उसी तरीके से ये जो एंगल P है, एंगल P बराबर है किसके? एंगल A के, है कि नहीं है? यस और नो? ठीक, देखा जाए तो ये क्या है? यह त्रिभुज PQR और त्रिभुज ADE की क्या है? एक साइड है। ये एंगल P और एंगल A इन दोनों का क्या है? एक एंगल है। क्या है? एंगल है। और ये क्या है? एक साइड है। जानते हो मैं क्या कर रहा हूँ? एक्चुअल में मैं इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर रहा हूँ। कॉन्ग्रुएंट आपको पढ़ाया गया है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब जब एक के ऊपर दूसरे फिगर को रखूँ तो पूरा का पूरा दूसरे वाला पहले वाले को कवर कर ले और पहला वाला दूसरे वाले को कवर कर लेता है, तो ऐसे फिगर को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रुएंट फिगर कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉन्ग्रुएंट फिगर कहते हैं। और इसके लिए किसी भी दो त्रिभुजों को कॉन्ग्रुएंट करने के कितने नियम बताए गए हैं? 5। कितने नियम बताए गए हैं? 5। पहला कौन सा है? सास, साइड एंगल साइड, यानी भुजा कोण भुजा। दो भुजाएं अगर दूसरे त्रिभुज की दो भुजाओं के बराबर हो और उन दोनों भुजाओं के बीच में बनने वाला कोण उस दूसरे वाले त्रिभुज के दोनों भुजाओं के बीच में बनने वाले कोण के क्या होगा? बराबर होगा, तो वह त्रिभुज क्या होगा? आपस में सर्वांग सम होगा। यानी उसको अगर मैं दूसरे वाले पे रखूंगा तो क्या हो जाएगा? उसको आपस में क्या कर लेगा? कवर कर देगा, यानी ढक देगा, है कि नहीं है? थोड़ा ध्यान से देखो तो मैं PQR को देखूं और ADE को, क्या ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है? कैसे सर? देखो अभी जस्ट तुमने प्रूव कर दिया भाई, साइड, ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर है, ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर है, और इनके बीच का एंगल, इन दोनों साइड के बीच का एंगल यही तो है। क्या बराबर है कि नहीं है? तो इस कंडीशन में बाई SAS क्राइटेरिया यानी SAS थ्योरम द्वारा, या ऐसे भी लिख सकते हो क्राइटेरिया द्वारा, कसौटी द्वारा, ठीक है ना? भुजा कोण भुजा कसौटी द्वारा त्रिभुज PQR सर्वांगसम होंगे किसके? त्रिभुज ADE के। त्रिभुज PQR सर्वांगसम होगा किसके? ADE के। तो इससे क्या होगा? ध्यान देना, इससे फायदा ये होगा कि जब तीन चीजें हो गई बराबर, तो जब हम सर्वांगसम करते हैं तो 3 चीजें, देखो त्रिभुज के अंदर कितनी चीजें पाई जाती है? 6 चीजें। 3 ठो साइड, 3 ठो एंगल, यानी 3 ठो भुजा और 3 ठो कोण। हम यहाँ पे 3 बराबर कर चुके हैं, तो बचे हैं कितने अभी? 3। क्योंकि अगर मान लो एक दूसरे को कवर कर रहा है तो सबका लंबाई चौड़ाई, मतलब क्या बोलते हैं, सभी भुजाएं बराबर होंगी, सभी कोण बराबर होंगी, तभी तो एक दूसरे को ढक पा रहे हैं। तो इसका मतलब 3 चीजें बराबर है, तो 3 चीजें अपने आप बराबर हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी? कह रहा है कि अगर 3 चीजें बराबर करने से ये बराबर हो जाए, इसका मतलब बाकी 3 चीजें भी आपस में बराबर होंगी कि नहीं होंगी? बाकी 3 चीजें कौन सी चीजें बची सर? तो एक बची ये वाली, देखिएगा QR और ये DE, होगा कि नहीं होगा? QR बराबर होगा DE के, यस सर। तो Q वाली साइड, ये वाली साइड इसके बराबर हो जाएगी। उसके साथ साथ ये वाला एंगल PQR, ये वाला एंगल बचा कि नहीं बचा है? PQR किसके बराबर हो जाएगा? ADE के, हो जाएगा ADE के, हो गया? यस सर नो? ADE के। और उसी तरीके से PRQ यानी ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा ये AED बराबर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? ये तीनों कैसे हुए हैं? तो तीनों को हम लोग बोलते हैं बाई CPCTC, बाई CPCTC। ये क्या है? CPCTC कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल आल्सो कॉन्ग्रुएंट, ठीक है ना? सॉरी, कोरिस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है? यानी इसका हिंदी में अगर मतलब निकालोगे तो थोड़ा सा क्या लग जाएगा? समय। तो समय निकाल के अपना देख लेना, मैं हिंदी में बोलूँगा। कॉन्ग्रुएंट पार्ट, सॉरी, कोरिस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट, यही होता है। यानी जो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल होते हैं उनके कोरिस्पॉन्डिंग पार्ट, यानी संगत भुजाएं या संगत जो पार्ट होते हैं वो भी आपस में क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट होते हैं, यानी वो भी आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं सर, इतना में कोई दिक्कत नहीं। तो इसका मतलब ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो गया, यस सर, और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो गया, कोई दिक्कत नहीं सर।
अब थोड़ा सा ऑब्जर्व करना भाई, क्या ऑब्जर्व करना है सर? तो थोड़ा ऑब्जर्व ये करो कि कह रहा है कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है, मतलब ये भी देखो, ये वाला इसने इसको कहा इसके बराबर, ये वाला कहा इसके बराबर है, तो थोड़ा ऑब्जर्व भी तो करो, ये वाला इसके भी तो बराबर हो जा रहा है, ये वाला इसके भी तो बराबर हो जा रहा है, और ये कैसे हो सकता है? हाउ दैट इज पॉसिबल? तो अगर एक ट्राइंगल के अंदर अगर दो चीजें बराबर हो जा रही हैं, तो इसका मतलब ये वाली जो लाइन देख रहे हो ना, कुछ मतलब समझना, ये दोनों लाइन, इन दोनों लाइन और ये तिर्यक रेखा वाला फील दे रहा है कि नहीं दे रहा है? तभी तो संगत कोण वाला फील आ गया। संगत कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इसका मतलब यह दोनों संगत कोण हो रहा है कि नहीं हो रहा है? संगत कोण हो रहा है ना। देखो लाइन के इस पार दोनों के दोनों, और देखो ये लाइन है, तिर्यक, देखो ऐसे मैं समझा रहा हूँ, यहाँ पे क्या होता है, ये तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा के ऊपर इस साइड और लाइन के ऊपर जो कोण बनता है, इधर भी तिर्यक रेखा के इधर और लाइन के ऊपर जो कोण बनता है वो आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। और ये तभी संभव है जब बीचवा में दोनों क्या होंगी? समांतर रेखा होंगी। इसका मतलब हई लाइनिया और हई लाइनिया दोनों क्या है? समांतर रेखा है। यही तो प्रूव हो रहा है। इसका मतलब हई इसके बराबर हो गया, ये इसके बराबर हो गया, इसका मतलब ये और ये लाइन क्या है? आपस में पैरेलल है कि नहीं है? आपस में यानी पैरेलल है कि नहीं है? और जब भी त्रिभुज की कोई एक भुजा किसी लाइन के क्या हो जा रही है? पैरेलल, और वो लाइन बाकी दोनों भुजाओं को क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसका मतलब इसके संगत भुजाओं का अनुपात क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? संगत भुजाओं का अनुपात क्या हो जाएगा? बराबर। संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाएगा। किस थ्योरम के अनुसार? थेल्स के प्रमेय नंबर 6.1 से बराबर होगा कि नहीं होगा? यानी यहाँ पे तुरंत क्या लग जाएगा? थेल्स का प्रमेय। तो यहाँ तक कोई दिक्कत? ये मैंने इसलिए किया, ये वाला कॉन्ग्रुएंट क्यों किया? ताकि मैं इस वाली लाइन को ये प्रूफ कर सकूं कि ये वाली लाइन इस वाली लाइन के क्या है? पैरेलल है, ठीक है? और मैं थेल्स का थ्योरम लगा सकूं। अब इससे क्या फायदा होगा? अभी अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। पहले इतना फिलहाल में क्या करेंगे? नोट करेंगे, उसके बाद में करूंगा, ठीक है? चलिए, हो गया होगा। पहले आपको ये नोट करना था, फिर ये ऐसे नोट करना था, ठीक है? ये वाला पोर्शन ध्यान देंगे। पहले ये वाला पोर्शन था फर्स्ट सेगमेंट में, फिर आपको ये नोट करना था, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, ठीक है? तो आई थिंक यहाँ तक तो हो गया होगा लगभग लोगों का। मैं ऊपर से मिटा रहा हूँ ताकि आप लोग समझ पाएं, ठीक है? चलिए देखिएगा। अब मैं यहाँ तक छोड़ दे रहा हूँ, बाकी को मैं कर रहा हूँ, अभी इतने पे रहने देता हूँ। तो मैंने क्या बोला कि इससे ये पता चला कि जब ये वाले कोण इसके बराबर हैं, दैट मीन्स मान लीजिए जब ये वाले कोण इसके बराबर हो जा रहे हैं, इसके बराबर हो जा रहे हैं, सेम टू सेम इसके भी बराबर तो हो रहे हैं। दैट मीन्स मैं ये देखूँ तो एंगल ए डी ई बराबर है एंगल ए ई डी के, और नहीं सॉरी, ए डी ई बराबर है इस वाले के ना, ए बी डी के, ए बी सी के, और उसी तरीके से एंगल ए ई डी बराबर है एंगल ए सी बी के, बराबर है कि नहीं है? तो ये कैसे बराबर हो सकते हैं सर? जब ये संगत कोण होंगे कि नहीं होंगे? संगत कोण होंगे। जब ये संगत कोण होंगे तभी तो बराबर होगा। ये वाला इसके बराबर होगा कब? जब संगत कोण होगा। बराबर तो दिख रहा है हमको, क्योंकि ये वाला इसके बराबर है और ये वाला इसके बराबर है, समझे भाई? तो इसका मतलब ये जो लाइन है डी ई ये पैरेलल है किसके? BC के। देखिए मैं समीकरण नहीं बना रहा हूँ, सिर्फ आपको फंडामेंटली समझाते जा रहा हूँ, ठीक है ना? एकदम प्रैक्टिकली आपको समझाते जा रहा हूँ कि कैसे हो रहा है। या तो आप समीकरण बना के लिख दीजिए कि समीकरण 1, 2, 3, 4 को की तुलना करने पर या उनको देखने पर हमें ये पता चलता है कि DE इज पैरेलल टू BC, कोई दिक्कत नहीं। और अगर DE पैरेलल है BC के तो इसका मतलब कौन पैदा हो जाएगा? थेल्स का थ्योरम। तुरंत थेल्स का थ्योरम आ जाएगा। थेल्स का थ्योरम कब आता है? जब कभी भी एक ट्राइंगल के अंदर दो पैरेलल लाइन आ जाती है, एक लाइन जो दूसरे त्रिभुज की किसी एक भुजा के क्या हो जाएगी? समांतर हो जाएगी। तो यहाँ पे तो थेल्स के प्रमेय से तुरंत थेल्स का क्या आ जाएगा? प्रमेय। अब देखो ध्यान से, ये वाली लाइन समांतर है कि नहीं है? इसके समांतर है, दैट मीन्स ये वाली लाइन इसके समांतर है और ये बाकी दो भुजाओं को क्या कर रही है? प्रतिच्छेदित कर रही है। दैट मीन्स क्या होगा कि संगत भुजाओं का अनुपात क्या हो जाएगा? बराबर। इसका मतलब AD अपॉन क्या हो जाएगा? DB बराबर होगा किसके? AE अपॉन किसके? EC के। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? यस और नो? बिल्कुल हो जाएगा सर। और तुम लोग ध्यान से देखना, तो जो AD है वो किसके बराबर है? PQ के। तो जहाँ AD लिखा है वहाँ पे PQ लिख सकता हूँ? बिल्कुल सर। तो मैं, और जहाँ पे AE लिखा है वहाँ पे क्या डाल दूंगा मैं? PR डाल सकता हूँ? यस सर। तो यहाँ पे AD के जहाँ पे मैं PQ डालने वाला हूँ और A के जहाँ पे मैं क्या डालूंगा? PR डालूंगा। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, क्या लिखूंगा मैं? AB
ए डी के जगह पे मैं क्या डाल रहा हूँ, पी क्यू अपॉन पी डी बी ऐसे ही रहेगा इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा आपका ए के जगह पे क्या हो जाएगा, पी आर हो जाएगा अपॉन ई सी हो जाएगा। लेकिन हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है पी क्यू अपॉन ए बी, क्यू आर अपॉन बी सी और पी आर अपॉन ए सी, ये प्रूफ करना है। किया जा सकता है प्रूफ कर दे रहा हूं मैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा प्रूफ कहाँ से करूंगा, तो अभी मैं मान को नहीं रखूंगा क्योंकि यहाँ से अगर रख भी रहा हूँ तो मेरा आंसर आने वाला नहीं है, तो मैं इसको भी मिटा दे रहा हूँ फिलहाल के लिए और मैं चलता हूँ प्रूफ करने अपना, ठीक है। तो मैं इसको भी मिटा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं इसके नीचे मिटा रहा हूँ सब, ये वाला लाइन रहने देता हूँ, बाकी मैं मिटा रहा हूँ। तो इसको मान लेता हूँ समीकरण 1, और समीकरण एक के दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर एक जोड़ूँ मैं तो ए डी अपॉन डी बी प्लस 1 हो जाएगा बराबर ए ई अपॉन ई सी प्लस 1 हो जाएगा। अब देखिएगा ये रहा ए डी और इसका गुणा हो जाएगा तो ए डी प्लस डी बी हो जाएगा अपन पूरे के नीचे डी बी बराबर ए ई ऐसे ही रहेगा, और इसी का प्लस हो जाएगा तो इसी हो जाएगा अपन पूरे के नीचे इसी हो जाएगा। चलिए ए डी और डी बी को अगर मैं कर लूँ तो क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ पे 1 मिनट रुकिएगा, थोड़ी मिस्टेक ये है, पहले चीज समझिएगा ध्यान से, यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे मत करिए, पहले व्युत्क्रम करिए। पहले क्या करिए आप लोग, व्युत्क्रम। तो पहला काम करेंगे व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम करके एक जोड़ने पर, व्युत्क्रम करके एक जोड़ने पर समीकरण 1 का व्युत्क्रम करके एक जोड़ने पर, व्युत्क्रम करूँगा तो क्या होगा, डी बी ऊपर हो जाएगा ए डी नीचे बराबर इसी ऊपर हो जाएगा ए ई नीचे, और इन सब में क्या जोड़ दूंगा, एक जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा, डी बी प्लस ए डी अपॉन ए डी इज इक्वल टू ई सी प्लस ए ई अपॉन पूरे नीचे ए ई हो जाएगा। इसको मैं ऐड कर दूंगा तो कितना हो जाएगा मेरा, ए बी हो जाएगा, और पूरे के नीचे क्या हो जाएगा, ए डी बराबर, यहाँ पे जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा मेरा, ए सी हो जाएगा भाई, ई सी प्लस ए ई, ई सी कहाँ गया, ई सी प्लस ए ई, जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, थोड़ा सा ओपन करिएगा, ये ए सी हो जाएगा और नीचे क्या रह जाएगा, ए रह जाएगा, नहीं रह जाएगा। अब मैं ए डी के जगह पे क्या लिख सकता हूँ, पी क्यू लिख सकता हूँ, यानी ए डी के जगह पे मैं पी क्यू लिख देता हूँ और पी आर ए के जगह पे पी आर रख रहा हूँ। या इसको मान लो समीकरण 2 और समीकरण 2 का व्युत्क्रम करने पर, समीकरण 2 का व्युत्क्रम कर दो, समीकरण 2 का व्युत्क्रम करूंगा तो ए डी आ जाएगा, ए डी अपॉन ए बी बराबर ए सी अपॉन ए हो जाएगा। यस सर, और ए डी के जगह पे मैं क्या पुट कर दूंगा, पी क्यू, यानी अब मैं लिख दूंगा पी क्यू अपॉन ए बी बराबर ए सी के क्या बोलते हैं यहाँ पे, ए सी है, आओ पलटा नहीं मैं यहाँ पे ए ही रहेगा और नीचे क्या रहेगा, ए सी हो जाएगा। तो ए ई के जगह पे क्या आ जाएगा, पी आर अपॉन ए सी। आगे कि नहीं आ गया, कौन सा आया सर, ये वाला इसके बराबर दिखा दिया कि नहीं दिखा दिया। इसी प्रकार अगर मैं पुनः करूंगा तो मेरा इसके बराबर ये आ जाएगा और इसके बराबर ये आ जाएगा, और इस तरीके से तीनों के तीनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, और इस तरीके से क्या हो जाता है, ये प्रूफ हो जाता है। और इस तरीके से ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या कहलाएंगे, समरूप कहलाएंगे। इस तरीके से ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगे, समरूप कहलाएंगे। और इस तरीके की समस्या को या इस तरीके से अगर हम समरूप कर रहे हैं तो इसका मतलब हमको सीधा सीधा मतलब क्या समझ में आया कि अगर किसी दो त्रिभुज के तीनों कोण आपस में क्या हो, बराबर हो, तो वह जो होते हैं त्रिभुज, उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा और वो दोनों आपस में क्या होंगे, समरूप होंगे। क्योंकि समरूप होने के लिए आपको यही दो कंडीशन चाहिए थी ना, समरूप होने के लिए तीनों कोण बराबर होने चाहिए और उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो, तो ऐसे त्रिभुज को हम लोग क्या बोलेंगे, समरूप कहेंगे। और अगर यहाँ पे मैंने सीखा कि अगर सिर्फ तीन कोण बराबर हो जाते हैं तो वो आपस में क्या हो जाएंगे, समरूप। समरूप होने का मतलब उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। आई थिंक क्लियर हो गया। यस सर, एक एक करके सेंटेंस को एक एक करके रिवाइज कर लीजिएगा। अभी फिलहाल के लिए इतना ही करता हूँ, थोड़ा आउंस गाउंस ज़्यादा हो गया है तो इसको आप सही तरीके से नोट कर लीजिएगा। सिस्टमैटिक वे में भी नोट होगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। तब तक आप कर लीजिए इतना।